अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहत मंजूर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा मुनीर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और माहिर नफ्सियात भी उनको कह सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी करीब से जानते हैं। और उन्हीं से आज बात करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है और साइकेट्रिस्ट क्या है और किस तरह से ये इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुई, कहाँ से स्टार्ट किया, इनके करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने जी स्टार्ट किया, आपने जी। कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और लाइक इसी चीज़ का आपके जहन में कैसे आया कि मतलब यही करना चाहिए, प्लीज़। ये मैंने स्टार्ट किया एफएससी के बाद, और उसमें ये हुआ कि मैंने जब चूज़ करना चाहा तो साइकोलॉजी मेरे सामने एक वर्ड था सिर्फ, ओके। और उसको डेप्थ में जानने के लिए मुझे फिर ये साइकोलॉजी को मैंने चूज़ किया कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी में क्या है। अब साइकोलॉजी बहुत एक वास्ट जो है सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारी इसकी ना लाइक शाखें हैं, जिस तरह जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जी जी। इसको हम मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट भी बोलते हैं। और मुझे इसकी ज़रूरत भी पेश आई अपनी स्टडीज़ के दौरान, और मुझे ये लगा कि मुझे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो बस इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया था। तो मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, मतलब अलग अलग एग्जाम में डिप्रेशन क्या है और साइकेट्रिस्ट कहाँ से बनता, कैसे बनता है, या एक साइको जो पेशेंट होता है इसको हम बोलते हैं कि जी ये साइको डिफरेंट है। चीज़ों का, हाँ एग्जैक्टली साइको। फिर लोग बोलते हैं उसको अरफे में पागल भी है। हाँ जी। फिर कहते हैं पोस्ट डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं जी, अचानक पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ख्याली, फिर रात को नींद ना आना, खून की कमी होना, बाकी तमाम तर चीज़ें। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, मतलब किस तरह से लेके चलती हैं? इसकी मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। जी जी एग्जैक्टली। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो हम लोग ऑनलाइन थेरेपी देते हैं, हम लोग पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिकेशन। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर मरीज़ को दवाइयों पे डाल दिया जाता है, और वो उससे मतलब आपके दिमाग में हार्मोन्स होते हैं जो दवाइयों से इम्बैलेंस हो जाते हैं, और दवाई की ज़रूरत हर पेशेंट को नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ थेरेपी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लोग इस चीज़ को नहीं समझते। इवन ये कि बहन भाई आप आपस में बात नहीं कर सकते। और ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये जस्ट काउंसलिंग है, ये थेरेपी है। और साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन पे फिर तजवीज़ करते हैं जिन मरीज़ों को दवाइयों की ज़रूरत होती है, और करना भी चाहिए, लेकिन हर मरीज़ को दवाई पे डाल देना अच्छी बात नहीं है। अभी हम फिलहाल क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेके आगे चलते जी। हैं। एक घर में हाँ दो जी। या तीन भाई हैं या बहनें हैं, हाँ तीनों का आपस में क्लैश है, बिल्कुल। फैमिली प्रेशर भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है, ठीक है। कॉलेज है, स्कूल की लाइफ है, या ठीक है। मदरसे की लाइफ है, उसका हाँ। भी प्रेशर है। और फ्रेंड सर्कल में जब जाते हैं तो वो अपने आप को हेजिटेट करते हैं कि क्या बता, मैं कि कमतर तो नहीं हूँ, मेरे अंदर ये फ्लॉस नहीं, मैंने कपड़े पहने, पता नहीं इसका बटन ठीक है नहीं, लोगों के सामने मैं कैसा लग रहा हूँ। तो डू यू थिंक अबाउट इट कि ये घर से चीज़ें ख़राबी की तरफ निकलती हैं, स्कूल से निकलती हैं, फ्रेंड सर्कल से निकलती हैं, या फिर आपका इन्वायरमेंट इन चीज़ों को क्रिएट करता है? जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो स्कूल का हो। स्कूल में आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, वो उसको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, और वो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद घर की बात की जाए तो घर में भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएट होते हैं। घर के माहौल में जैसे जो छोटा बच्चा है उसको माँ थोड़ी सी केयर ज़्यादा कर रही है, तो बड़ा बच्चा हो सकता है कि एहसास कमतरी में जाता है। फिर वो बड़े होते होते चीज़ें अंदर दबाते दबाते, क्योंकि हमारे मुआशरे में इवन माँ बाप भी बच्चे को ये कॉन्फिडेंस नहीं देते कि बेटा तुम हमसे बात करो, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर करो, ये चीज़ नहीं होती। और बच्चा फिर वो अपने अंदर दबाते दबाते जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके अंदर वो एहसास महरूमी एक जागता रहता है, और फिर वो उसके फ्लॉज बन जाते हैं। जहाँ तक मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मुझे ये लग रहा है कि पेशेंट के दरमियान, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात जी करूँ आपका, जी जी। पेशेंट और एक डॉक्टर के दरमियान मेरे ख्याल में दोस्ताना रवैया और दोस्ताना माहौल बनाने को मेरे ख्याल में क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ पेरेंट्स के साथ वो, या अपने ब्रदर के साथ, मदर के साथ, हाँ। बेटी या बेटा अपने बाप के साथ, या अपना फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के साथ, हाँ। या अपने उस्ताजा के साथ एक बंदा फ्रेंड सर्कल वो चीज़ नहीं बना नहीं सकता, बना सकता। कम्युनिकेट नहीं कर सकता। नहीं कर मेरे ख्याल में जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो उस चीज़ को ला के उस गैप को कवर अप करते हैं, और कवर कहते हैं अप कि तुम करते हैं। मेरे सामने फट के बात करो, खुल के बात करो, वी आर हियर टू लिसन, वी आर हियर टू आंसर यू, और हम सुनना चाह रहे हैं कि क्या है। इज इट दैट सो? क्लिनिकल साइकोलॉजी
इसको हम ये कहते हैं, हम जो अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। ओके। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत मैटर करती है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दे। जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल का जो माशरा है वो उन पे दबाव है बहुत ज़्यादा, चाहे वो करियर का है, चाहे वो स्टडीज़ का है, चाहे वो उनके लाइक पसंद की शादी है, कुछ इस तरह से है, ये दबाव आ जाते हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, हम जो करते हैं ऑनलाइन थेरेपी करते हैं, या हम जो थेरेपिस्ट हैं, हम ये करते हैं कि हम ये पेशेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं, एक उसको माहौल ऐसा देते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा देते हैं कि कोई भी बच्चा है, बड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि तुमने जो बात अपने माँ बाप से भी नहीं की वो तुम यहाँ पे करो, और वो बात यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी हम तुम्हारी फैमिली के साथ भी वो चीज़ शेयर नहीं करेंगे। और ये चीज़ सुन के पेशेंट जो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स मोड में आता है, और फिर उसके बाद वो पेशेंट अपनी आहिस्ता आहिस्ता सेशंस के दौरान, हमारा सेशन होता है 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का, लाइक 1 आवर का, तो उसमें सिर्फ पहले सेशन में तो इंट्रोडक्शन रह जाता है। दूसरा सेशन होता है, दूसरा सेशन के दौरान उसकी थोड़ी सी हमारे साथ फ्रैंकनेस होती है, वो अपनी कमियां, अपनी महरूमियां जो अपने दोस्तों को नहीं बता सकता, जो अपने बहन भाइयों को नहीं बता सकता, जो अपने उसातिज़ा को नहीं बता सकता, जो अपने वालिदैन को नहीं बता सकता, वो फिर हमसे शेयर करता है, और हम उसको काउंसलिंग करते हैं, हम उसको कंसोल करते हैं कि नहीं, तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, या तुम पागल नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर जो चीज़ दबी हुई थी वो हम निकालते हैं, और उसको फिर हम ट्रीटमेंट के तौर पे लेके जाते हैं। डू यू थिंक अबाउट इट कि इट्स अ फेयर, लाइक अंदर की ज़ात में एक डर है, बच्चे हैं, यूथ है, या एक बुजुर्ग आदमी भी है, लाजमी नहीं है, इसमें एज फैक्टर तो नहीं है ना कि कोई बच्चा है या बड़ा है, किसी भी जगह पे जाके कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ऐसे लाइक मेरे जैसा बंदा जो अभी भी गाड़ी में लेके, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो गाड़ी में हॉकी या डंडा लेके फिरता है कि भाई एग्रेशन है, अचानक से दिमाग ख़राब हो गया और बस निकले और आपने मार धाड़ शुरू कर दी। सो डू यू थिंक कि मेरे जैसे बंदे को भी साइकेट्रिस्ट की और इस चीज़ों की ज़रूरत है कि भाई ये क्या तरीकाकार है, चीज़ें और भी तरीके से आसान हो सकती हैं, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे, इज इट दैट सो? इज़ इट सो कि थेरेपी की ज़रूरत हर इंसान को है आज के दौर में। मैं ये बार बार दोहराती हूँ, हमारा सोशल जो सिग्मा है, हमारे जो माशरती दबाव हैं, वो लोगों को थेरेपी के लिए ज़रूर चाहिए उनको, लेकिन लोग नहीं जाते, लोग डरते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम थेरेपी के लिए जाएंगे तो हमें ये कहा जाएगा कि ये पागल है, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। आपको पता है कि कुछ चंद साल पीछे जाएं तो माहिर नफ्सियात का कोई सुनता था तो वो कहता था पागलों का डॉक्टर है, ये पागलों का डॉक्टर है, इस तरह से कहा जाता था। तो वो पेशेंट को और ज़्यादा फील होता है कि मैं किसी को बताऊँगा कि मैं किसी महरूमी पैदा करते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जी, ये जो लोग बोलते हैं कि ये पागलों का डॉक्टर है, ये पागल की तरफ जा रहा है, ये पागल हो गया, ये मेरे ख्याल में असल में उनको ज़रूरत है जो जा रहा है, ही नो द थिंग्स कि मैं इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ, आई शुड हैव टू बी दैट, एंड मुझे ये सेशंस लेने चाहिए ताकि मैं अपनी ज़ात को कोप अप करूँ और मैं अपनी मार्केट में या दोबारा अपनी जगह वापस आऊँ, वेदर इट इज़ अ फैमिली आर अ मार्केट आर अ सोशल सर्कल, वेयर एवर द थिंग्स आर, ही शुड हैव टू बी देयर विद द 100% ऑफ देयर बैकअप, मतलब अपनी चीज़ों को बैकअप प्लान करके दोबारा अपनी चीज़ों को सेट करके वापस आए, रदर दैन दैट वो जो लोग उस पर ताना कनी कर रहे हैं, उसको तंज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज बार बार कर रहे हैं, तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया जा, तो मतलब आई थिंक सो कि उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो इनको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेशन की तरफ लेके थे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और लोग डीमोटिवेट जो करते हैं लोग, वो लोग ये करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी मेडिकल जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये बेसिकली हम लोगों ने जो हमने चूज़ किया यूनिवर्सिटी में, हमारे डिपार्टमेंट में आप बिलीव करें कि सिर्फ हम 14 बच्चे थे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम 14 बच्चे थे सिर्फ, और उस टाइम पे हम लोगों ने जो चूज़ किया इसको, तो चूज़ इस वजह से किया कि लोगों को हमने देखा, लोगों को सुन लेना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अवेयरनेस होनी चाहिए, फैमिली में होनी चाहिए, फ्रेंड्स में होनी चाहिए। आप बिलीव करें कि जैसे अभी आजकल का वेदर चल रहा है, शाम में थोड़ी सी खुनकी बढ़ जाती है, शाम में थोड़ी सी उदासी आ जाती है। हर बंदे के अंदर मगरिब के टाइम पे एक खालीपन का एहसास होता है कि उस टाइम पे वो अपने कामों से फारिग होता है। 9 to 5 वाले जॉब वाले हैं, चाहे कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन शाम के टाइम में आप ये देखें कि लोग चाहते हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड से मिलें, कहीं दोस्तों के साथ बैठें, थोड़ी सी गपशप लगाएं, थोड़ा सा अपना मी टाइम दें। और ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत आहिस्ता बढ़ रही है।
अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल अचानक जहन में आया। जी छोटे क्लासेस के बच्चे हैं, जी 5th क्लास 4th क्लास इवन के 3rd स्टैंडर्ड से लेके मैट्रिक तक ऐसा ही है। खुदकुशियों की तादाद बढ़ रही है, अफेयर्स हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इवन फीमेल्स भी हैं। आई बिलोंग टू कश्मीर, मैं मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे उस इलाके के अंदर आजकल के ट्रेंड शुरू हो गया है कि बच्चे की स्कूल की फ़ी नहीं पे की गई, टीचर ने बच्चे को डांटा है कि यू हैव टू पे द ड्यूज़ ऑफ द स्कूल। तो उस बच्चे ने वो इतना डिप्रेशन, एंजाइटी और अपनी ज़ात पे उसने इतना लिया कि वो जाके दरिया में छलांग लगा ली। एक बच्चे के 700 नंबर की जगह वो 450 या 600 या 700 या 800 आ गए। वो रीअपीयर हो सकता है, चीज़ों को दोबारा से सेट कर सकता है। वो बच्चा बजाय इसके अपने बाप को या माँ को या भाई को बताने की जगह वो दरिया को प्रेफर करता है कि आई शुड हैव टू बी देयर और मैं अपनी ज़ात को ख़त्म कर दूँ, सब ऐसे से मिटा दूँ। वहीं पे हम एक स्कूल से निकल के कॉलेज लाइफ की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स की बात करें, लड़की लड़के का चक्कर, वो डिसहार्टन हो गया, उसने गला काट दिया, रगें काट दी। इवन फीमेल्स के स्टोमिक वॉश होते, यू आर अ डॉक्टर बेसिकली, सो यू नो द थिंग्स के फीमेल्स के मैदे वॉश होने, क्या जी वो टैबलेट्स खा ली, लड़के अपने रगें काट के आ गए हैं, किसी ने नाम लिखवाया, किसी ने करा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे भी ये सवाल कंप्लीट भी नहीं हुआ। फिर हम अगर जॉबियंस के ऊपर आ जाएं, फिर बिजनेसमैन के ऊपर आ जाएं, तो मेंटल प्रेशर एक छोटे बच्चे 5 साल से बच्चे से लेके और एज के फैक्टर 60 साल के बूढ़े तक ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है या साइकोलॉजिस्ट जो बैठे हुए हैं, उनका ट्रेंड चलाना चाहिए, उन चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए जो लोगों की ज़रूरत है। डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हर दूसरा बंदा शिकार है। मैं अपनी ज़ात से लेके आपकी ज़ात भर को, यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह, एंड इवन किसी ना किसी जगह, जब आपने बताया कि जी मी टाइम चाहिए, आज के दिन में शाम उदासी का है, तो एक टाइम ऐसा भी आता होगा कि डॉक्टर आयशा मुनीर को भी ज़रूरत पड़ती होगी, यार मेरा अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं है, लोगों के मसले तो मैंने हल किए, तो मेरी अपनी ज़ात के लिए कौन है? लाइक देयर इज़ नो वन फॉर मी, मेरे लिए कोई ज़ात नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं? एक चीज़ मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पे ना जो जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ना थेरेपी की, तो लोग उसको सजेस्ट क्या करते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की तरफ रजू करो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, होनी चाहिए, हर इंसान की बेसिक नीड है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन उसका होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे थेरेपी चाहिए वहाँ पे थेरेपी चाहिए, वहाँ पे थेरेपी होनी चाहिए। वहाँ पे अब जैसे आपने स्टार्ट की बात 3 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से, फिर स्टूडेंट्स की तरफ आ जाएँ तो आजकल के स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह आपको भी पता है कि बहुत ही 6-7 ग्रेड में आते ही उनके पास एंड्रॉयड हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, फिर उसके बाद उनके अफेयर्स हैं, क्लास में की पसंद है तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगी, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। स्टडीज़ पे फोकस, अभी आजकल आपको पता है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हर बच्चे की ज़रूरत भी है लेकिन इन चीज़ों से ही बच्चे इस स्ट्रेस में जा रहे हैं, इन चीज़ों से ही इन पे सोशल सिग्मा बन रहा है कि उनके सोशल करना चाहूँगा। सो यू मीन टू से कि इस वक्त सोशल मीडिया के एक अहम किरदार है बच्चों को, बड़ों को, इवन के टीनेजर्स गाइस को बिगाड़ने के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। चाहे वो 60 साल का बूढ़ा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, और दरमियान वाली एज तो है ही है, उन पे तो फिर स्ट्रेस आ जाता है करियर का, स्टडी का, इस तरह की चीज़ों का। तो ये हर बच्चे को, मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चे को ज़रूरत है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसको थेरेपी की तरफ लेके आए। और अब जैसे आपने मिसाल दी है कि वो बच्चा दरिया में कूद गया, तो वो दरिया में जब कूदा है तो उसको घर से इतनी रिलीफ नहीं मिली, उसको किसी ने नहीं कहा कि बच्चे अगर तुम्हारे नंबर कम हैं तो कोई बात नहीं है, अगली दफ़ा कर लोगे ट्राई। उस बच्चे को बजाय इसके ये कहने के उसको कहा गया तू है ही ना लायक, तू नहीं पढ़ सकता, देख फलां के इतने नंबर हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, बच्चे को कंपैरिजन करके बताया जाता है। मूवी है कि ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, ऐसा ही है, रेस लगी हुई है, ऐसे ही है, काबिल बनो, ठीक, वो चीज़ें खुद बहुत झक मारते पीछे आ जाएंगे, आप जो है ना वो लकीर के फ़कीर बनेंगे। मेरा अपना भी मानना यही है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, ऐसा ही है, थिंकिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। अगर आप लकीर का फ़कीर बनना ही है, किताबें ही पढ़ के रटा ही मानना, तो रटे वाले तो 1000 बैठे हुए हैं, आप वो बात कंप्यूटर से कहते हैं रिपीट कर दे, जैसे आपका आजकल ये चैट जीपीटी वगैरह कर रहा है, इवन के बच्चे अपना होमवर्क भी चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, सारी चीज़ें। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए मुझे ये बताएं, अर्बन एरियाज़ में चलो ठीक है, लोगों को अवेयरनेस है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लोग समझते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, आना जाना, सोशल मीडिया सर्कल है, फेसबुक, इंस्टा,
यूट्यूब वगैरह, आपका टिकटॉक वगैरह तमाम तर चीज़ें हैं। इवन के लोग बैठे हैं गेट टुगेदर, हम 4 लोग बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, किसी ने बता दिया यार वो अच्छी डॉक्टर है तो यू शुड हैव टू गो देयर एंड एक दो अपने ले लो सेशन ले लो। हाँ, रूरल एरियाज़ को क्या बोलेंगे आप? मतलब जो देहाती लोग हैं जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं आए दिन, मतलब पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर खाली कश्मीर के एक ज़िला की बात करें, एक साइड की बात करें, जेल वैली में कम से कम 20 से 25 लोग जा चुके हैं। फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग लड़के भी हैं। इवन के एक लड़के ने छलांग लगाई 9th क्लास का, कि मैट्रिक का लड़का था, उसको बचाने के लिए, उसका आर्म फोर्सेस का एक बच्चा था, वो छुट्टी आया था अपने भाई के लिए, उसने अपने भाई को बचाने के लिए छलांग लगाई, दरिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो भी साथ चला गया। अब मुझे बताएं, एक साथ एक घर में 2 जनाजे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, के 50-100 नंबर एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया? ऐसे है। तो प्रेशर कुकर तो नहीं है, आप उसको फटाएंगे तो फटेगा, वो अपनी जान देगा। ऐसे है। तो रूरल एरियाज़ के लिए आप क्या समझती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? मैं रूरल एरियाज़ के लिए ही आज आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, देखें आजकल मोबाइल फ़ोन हर जगह पे अवेलेबल है, नेटवर्क हर जगह पे अवेलेबल है। तो जहाँ पे मुझे तो जाना पड़ा, अगर कहीं पे किसी रूरल एरिया में मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को चुना ही इसलिए था कि लोगों को ज़हनी सेहत मिले, लोगों को मेंटल पीस मिले। लोगों के लिए मेंटल हेल्थ मैटर करती है और बहुत मैटर करती है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि उन पे दबाव होता है। फिर उसके बाद नींद की कमी है, फिर आजकल हमारे जंक फूड बहुत हैं, हमारे बच्चे जंक फूड ही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल के हार्मोनल चेंजेस भी कर देती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो नौजवान को ऐसे लगता है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है। जैसे आपने मेरी बात की कि डॉक्टर आयशा मुनीर भी एक टाइम पे मी टाइम सोचती है, तो उस मी टाइम में अगर मैं सोचूं, मैं तो चलो कवर अप कर लेती हूँ, मुझे पता है चीज़ों का, मुझे नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो फिर गिव अप कर देते हैं, और वो नहीं करना चाहिए। तो रूरल एरियाज़ के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा फेसबुक पेज, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा एक ये जो प्रोग्राम है पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी कि ये 2 से 3 और हों, ताकि लोगों के तक अवेयरनेस जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो बनेगा ना लोगों के साथ, और मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं वो भी प्रेफर करूँगी, प्रेफर ज़रूर करूँगी। अगर रूरल एरियाज़ में अगर आपको इनवाइट किया जाए या सेशंस वहाँ पे रखे जाएं, तो यू आर विलिंग टू गो देयर? या आई एम रेडी टू गो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे ये बताइए, इतनी सारी आवाम है जो ढकी छुपी है, लाइक मैं अगर अपनी फैमिली में बैठा हूँ, मेरे 2 भाई हैं या मैं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ढका छुपा रहूँ, अपने अंदर घुट घुट के ज़िंदगी गुजारता रहूँ, पर मैं अपना डिप्रेशन किसी को बताऊँ ना। तो उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से वो अपने आप को दबा के घुट घुट के अंदर से ही ख़त्म हो जाए, अपना ही शक्ल काली नीली पीली करके सुखा के अपने खून को निचोड़ के ख़त्म करें, या फिर उनको खुल खिल के बाहर आना चाहिए और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए? मैं तो ये समझती हूँ कि हर किसी को आना चाहिए। जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब जो इंट्रोवर्ट हैं वो अपने अंदर ही घुटते रहते हैं, फिर उसके बाद उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो और घुटते रहते हैं, अपने अंदर अपना खून जलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी है आजकल, कि ये हो गया, ऐसे हो जाएगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले मुझे कहेंगे क्या, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे घर वाले सोचेंगे क्या, मुझे मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ जो है ये हमें निकालनी है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि लोग कुछ भी कहते रहें, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं। आपको हाँ, आपने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन लोगों को कहने दीजिए। छोड़ो बेकार की बात है। हाँ, लोगों को कहने दीजिए, लोगों की सुनते रहिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप उसको अपने ऊपर इतना अप्लाई कर लें कि आप मेंटल स्ट्रेस में चले जाएं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अचानक से आया जहन में, मुझे ये बताइए, ये जो लोग नशे तमाशे की तरफ चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि मैं ज़रा मेंटली रिलैक्स हो जाऊँ, व्हाटएवर द थिंग्स आर, मे बी वो गलीज़ किस्म के नशे से लेके और सस्ते नशे तक की बात ऐसे ही है। अपनी ज़ात को लोग चंद मिनट या चंद घंटों के फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ात को रिलैक्स करने के लिए वो खुदा न खास्ता बिल भी करते हैं, वो बाकी बकवासियात भी यूज़ करते हैं, चरस गांजा लाइक जिस तरह की स्टफ वगैरह इस तरह की चीज़ें, देन वो लोग इवन कि स्निफ भी करते हैं, आई डोंट नो क्या है उसको बोलते हैं, कोकैन है या क्या है, जो भी, मतलब इस तरह के ड्रग्स को लेते हैं सो दैट कि अपनी ज़ात को वो ज़रा रिलैक्स करें। तो ये रिलैक्सेशन तो नहीं है, तो तबाही है। फैमिली की तबाही अलग, पैसे का ज़िया अलग से, अपनी सेहत का ज़िया अलग से, फिर वो फैमिली के अंदर बैठ के 10 मिनट वो बच्चा बात नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ अ फीमेल और अ मेल, क्योंकि उनका वो टेम्परामेंट जो है दिमाग का वो बिल्कुल ख़त्म होता है। 5 मिनट बात करें, 6 मिनट में गुस्सा होगा, या वो अपने आप को मारेगा या अपने घर वालों को मार देगा। यही जाके सोशल सर्कल में भी ये हाल है, फिर उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ता है,
ठीक है, मुजरिम भी बनते हैं, लोग चोरियां डकैतियां वारदातें भी करते हैं। ऐसे है। तो मेरे ख्याल में क्लिनिकल साइकोलॉजी इस हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है, और साइकोलॉजिस्ट का होना इसलिए अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हर दूसरे बंदे की ज़रूरत है। देखें, हम लोग तो अवेलेबल है ना, हम लोग तो अवेलेबल हैं, हमारा काम है अवेयरनेस देना, हमारा काम है लोगों को सुनना। हम तो ये कहते हैं कि लोग आएँ। अब लेकिन लोग जो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, और ये जैसे आपने बात की कि नशे करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए, फिर उसके बाद अपनी सेहत की तबाही, अपने पैसे की तबाही, अपनी फैमिली की तबाही, ये सब कुछ कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थेरेपी ले लें। बजाय इसके, अगर उनको कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट जो हैं, हम कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं उनको। हम उनको सुन के उनके अंदर की जो भड़ास है, गुबार है, हम वो बाहर निकालते हैं, और वो जब निकल जाता है तो इंसान वैसे ही पुरसकून हो जाता है, फिर नशे तमाशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दैट्स अ परफेक्ट थिंग, ये अच्छी बात है। हाँ, हमारी अपनी भी कोशिश यही है कि जितना हम लोगों को अवेयर कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें, लोगों को बता सकें, बाय वर्ड हो, माउथ बाय माउथ हो, फेस टू फेस हो, या इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी वजह से, मेरी और आपकी ज़ात की वजह से, अगर 10 लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं और 10 लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी ये जो एफ़र्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये सफल हो जाएगी। मैंने ये चूज़ ही इसीलिए किया था सब्जेक्ट कि ये जहनी तौर पे जो बीमार लोग हैं, जहनी तौर पे बीमार लोग हैं और वो दूसरे लोगों को कर रहे हैं, तो मैंने इस टॉपिक को चूज़ ही इसलिए किया था कि मुझे उन जहनी बीमार लोगों को सेहतमंद करना है, चाहे वो एक पेशेंट ही क्यों ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो पेशेंट की वो जो एक रेशो है वो बहुत अच्छी है, और मैं पिंडी इस्लामाबाद में तो मतलब अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ पे होती हूँ। मेरा आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर हो जाएगा, मेरा पेज भी शेयर हो जाएगा, लोग वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और मुझे एक और चीज़ पे, एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है। आजकल हर दूसरा बंदा ये कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे डिप्रेशन है। मैं डिप्रेशन इज़ नॉट अ जोक, डिप्रेशन मजाक नहीं है, डिप्रेशन की स्टेज बहुत, डिप्रेशन नहीं हाँ है, जी, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है, Behind- वो इंटरोगेट करने की कोशिश भी नहीं करा। मैंने डिप्रेशन है, मैं परेशानी ले गया, बस बड़ा मसला है, दिस एंड दैट। मुझे एक चीज़ और बताइए जी, कि डिप्रेशन, हाँ, एंजाइटी या स्ट्रेस, हाँ, इन 3 चीज़ों में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस जो है ना, जो स्ट्रेस है वो तो स्ट्रेस आजकल वैसे ही हर बंदे को होता है, ठीक है। स्ट्रेस अब अगले जो लड़का या लड़की है या बच्चा या बच्ची है, उसकी मेंटल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस को किस हद तक सीरियस लेता है। और स्ट्रेस रिजॉल्व हो जाता है। स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? पढ़ाई का है, करियर का है, जॉब का है, शादी का है, बस ये स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस में ये होता है कि इंसान को ये होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और इंसान ये कहता है कि मैं ये करूँ काम। लाइक स्ट्रेस इज नॉट गोल्स ऑफ अ फ्यूचर, हाँ, फॉर द फ्यूचर, क्या फॉर द फ्यूचर। स्ट्रेस ये है, एंजाइटी जो है, अब मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि इनकी स्टेजेस होती हैं। डिप्रेशन मजाक नहीं है, डिप्रेशन बहुत एक मेजर इशू है। डिप्रेशन जिसको होता है, फिर उसकी हालत नज़र आती है, नींद ना आना, भूख की कमी, नींद की कमी, और या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और लोगों के मतलब डार्क सर्कल्स होते हैं, लोग सोते नहीं हैं, दवाइयों की वजह से भी नहीं सोते। तो इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। और जो है एंजाइटी में इंसान को ना शदीद खौफ होता है, बेचैनी होती है, और बस ये होता है कि मैंने ये काम करना है, दिल का घबराना, हार्ट बीट बढ़ जाना। एंजाइटी एंजाइटी और डिप्रेशन में आपको फ़र्क समझाती हूँ। एंजाइटी ये है कि रात आप मुझे हिट करोगे, और मुझे इस चीज़ का डर है, मुझे ये डर है कि आप मुझे हिट करोगे, मैं आपसे घबराती हूँ, मुझे बेचैनी होती है आपसे मिलते हुए, खौफ होता है कि आप मुझे हिट करोगे। ये मेरे अपने जहन की एक इस्तिलाह है कि मैं ये सोच रही हूँ। आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेरे साथ कोई क्लैश भी नहीं है, लेकिन मुझे हाँ, ये अजम्पशन है, एंजाइटी होती है। और फिर डिप्रेशन ये है कि आपने मुझे हिट कर दिया, मैंने किया नहीं है, सोच के हाँ, कि मुझे हिट कर दिया, आपने मुझे हिट कर दिया। अच्छा, इसी वजह से कई लोगों के घर भी टूटे। ऐसा ही है, खुद से एक मनगढ़ंत कहानी बना के, लाइक एक फ़लसफ़ा है, लाइक एक पेज या एक फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, और एक शख्स आया, उसने आके बेजा अपने मियाँ पे या अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा दिया, हाँ, कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। सच है नहीं, फ़ोन नहीं वो है, पड़ा है, हाँ, वो कह रहा है, या वो लड़की कह रही है, लड़का कह रहा है भाई फ़ोन वो पड़ा है, यू कैन चेक इट आउट, देखो वहाँ पे कुछ है या नहीं, लड़ने का फ़ायदा। हाँ,
तो आपकी वो जो बात डिप्रेशन एंजाइटी की आपने बात की ना, और उसके बाद आपने बताया कि जी ये एंड लेवल, मेरे ख्याल एंड लेवल यही है एंड लेवल कि एक बंदा अपने जहन में स्केच के तैयार करता है, ड्रामाई शक्ल बनाता है, बना के उस पे इम्प्लीमेंट करके प्लांट करके, और वो अगले बंदे की माँ बहन करवा के, सॉरी फॉर द ब्लंट वर्ड्स, बट वो माँ बहन करवा के अपना घर भी तबाह किया, अपना सोशल सर्कल भी ख़राब कर दिया, अपनी ज़ात को भी ख़राब किया। सबसे बड़ी बात यह कि बाद में खुद मरीज़ बन गया। क्यों? ये क्या हो गया? घर तबाह, फैमिलीज तबाह, अपनी ज़ात तबाह, और मतलब वो कहाँ खड़ा है? फिर उसी चौक में खड़ा है जहाँ से दोबारा गाड़ी स्टार्ट करें, दोबारा जाना है। तो जब ये शुरू हो रहा है, जब ये उसको पता चल रहा है कि मेरे साथ कुछ ख़राब चल रहा है, तो वो या तो अपने फैमिली मेम्बर किसी से डिस्कस करे। वहाँ पे होता ये है कि बहन भाई कहते हैं कि नहीं तू पागल हो गई है, तुझे ये क्या हो गया है, क्या सोच रही है, क्या बातें कर रही है, ये क्या बातें कर रहा है। हाँ, पागल वर्ड स्टार्ट हो गया। पागल वर्ड स्टार्ट हो गया। पागल वर्ड जो उसके जहन में आया तो उसने कहा मैं तो पहले ही पागल हूँ। उसने फिर लोगों से डिस्कस करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली। और फिर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते इस स्टेज तक आता है कि डिप्रेशन की ये हद आ जाती है कि घर तबाह हो जाता है। तो घर तबाह होने से, करियर तबाह होने से पहले ही अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप डिस्कस कर सको, जिनसे आप कंसल्ट कर सको, और जो आपकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखें, जो आपकी चीज़ों को किसी के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी शेयर ना करे, तो आप उसके पास जाके ज़रूर, तमाशा तो नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें, तो दैट इज़ बिटवीन यू एंड मी। इट्स नॉट अबाउट कि यू जस्ट पोस्ट दैट थिंग ऑन द फेसबुक मीडिया, ये देखें जी आया था बंदा और मैंने ये काम कर दिया और ये सिलसिले हैं उसके तो घर के ये कट्टे हैं, ऐसा ही है। दैट इज़ नॉट अ थिंग। मतलब ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें। हाँ जी। अपनी लाइफ का कोई ऐसा कुछ ज़बरदस्त किस्म का किस्सा, लाइक इट्स नॉट अबाउट कि वही बात है अभी मैंने बोला कि पोस्ट आपने की और बाकी मैं पूछना भी चाह रहा हूँ आपसे कि अपनी लाइफ का एक वैसे ही रैंडम सा किस्सा, स्टडीज़ लाइफ से लेके और टिल यू आर नाउ, अभी तक का सोशल बहुत सारे ऐसे हैं, कोई ऐसा किस्सा ज़बरदस्त किस्म का, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे अपने करियर में 7 साल हो गए हैं इस सर्विस को करते हुए, और स्टडीज़ के साथ मुझे मतलब प्रैक्टिस करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको एक बच्चे का किस्सा सुनाती हूँ। मैं इसको बिल्कुल निकालना नहीं चाह रही, बच्चे का नाम नहीं बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि हम लोग ये उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, इवन दो कि आपके माँ बाप को भी नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप को बताना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इस बच्चे को ये महसूस हो रहा है। बात वो आगे तो मतलब बच्चे से लेके बड़े तक को ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है। सुनने वालों के लिए बड़ा मैटर करती है कि एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस चीज़ की ज़रूरत है। हम बच्चे को जो इग्नोर करते हैं वो वालिदैन की तरफ से या वो टीचर्स की तरफ से या फिर उसके पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से या उसके भाइयों की तरफ से, ये नेग्लिजेंसी है। ऐसा ही है, वही चीज़ है जो डिप्रेशन की तरफ लेके आती है। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चे की एज टीन एज से भी कम थी, अराउंड 9-10-11 साल। उस बच्चे के अंदर मतलब कुछ था, बच्चे को प्रॉब्लम थी या कुछ भी था। घर में पेरेंट्स को शिकायत ये थी कि ये सबक याद नहीं करता, या वो बच्चा हिफ्स कर रहा था माशाल्लाह से। लेकिन उस बच्चे की, अब देखें हर माइंड की अपनी कैपेसिटी है। आप कंपैरिजन मत करें, अपने 2 बच्चों में भी कंपैरिजन मत करें, नहीं करना चाहिए। एक बच्चा अगर आपका फास्ट है, पढ़ाई में तेज़ है तो दैट्स गुड, लेकिन उसको दूसरे बच्चे को आप एहसास महरूमी दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा ही भाई है, ये तो ऐसे करके इसके इतने नंबर्स आ रहे हैं, इसके इतने ये हैं। इसमें ना इसमें जो है ना सोशल सर्कल का बहुत ज़्यादा किरदार है। माँ को जो बच्चा कमा कर देगा बोलेंगे अनु बोटी डबल पानी है। हाँ जी। तो जिसको जो नहीं कमा रहा कहने अनु बोटी नहीं खाली शोरबा दे, पंखा भी बंद करो, ये क्योंकि ये बिल ज़्यादा आता है इसकी वजह से। तो वो बच्चे का मैं आपको बता रही हूँ अराउंड 9 to 10 ईयर्स एज, क्योंकि उसकी वो हिफ्स भी कर रहा है, अब उसके ऊपर प्रेशर है। जो बच्चे हिफ्स करते हैं प्रेशर हाँ जी जो बच्चे हिफ्स करते हैं उन पे तो प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसके पास स्टडीज़ का भी मुझे यही था, मुझे उसके पेरेंट्स ने एक हेडलाइन दी कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, हम लेके आते हैं, आप इससे बात करें, शायद हमें नहीं पता, आप इससे बात कर लें। मैंने कहा जी ले आए आप बच्चे को मुझसे मिलवाया। अच्छा, मैंने ना उसके पेरेंट्स को कहा कि आप लोग चले जाएं। होता ये है हमारे पास, इवन क्लिनिक में भी कोई अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी दोस्त के साथ या कोई भी आएगा तो हम बाहर निकाल देते हैं। हम सिर्फ पेशेंट के साथ बात करेंगे,
पेशेंट बुरी वहाँ बात, पे वैसे बाहर निकाल देते हैं हाँ आपको, बिल्कुल, प्लीज़ ज़रा बाहर तशरीफ़ नहीं नहीं भेजें। नहीं, हम बाहर निकाल देते हैं, हम कहते हैं भाई प्लीज़ बाहर चले वेरी जाओ, बlunt, okay, please। प्लीज़ बाहर चले जाओ, हमें इससे बात करनी है, और जो बात उससे करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। उस बच्चे को पहले तो थोड़ा सा डर महसूस हुआ मुझसे कि पता नहीं कि पता नहीं क्या है, मेरे पेरेंट्स कहाँ पे लाए हैं। फिर उसके बाद उस बच्चे को मैंने कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा बेटा मैं आपके साथ आपकी दोस्त हूँ, मैं आपके साथ आपकी दोस्त हूँ, आप इस तरह करें कि आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। ओके, आप बात कर रही थी उस छोटे बच्चे के हवाले से, जी, उसको प्लीज़ बताइए। मैं उस छोटे बच्चे के हवाले से बात ये करी थी कि वो बच्चा आया मेरे पास, पहले तो वो बहुत घबराया हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने उसके पेरेंट्स को पूछा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे कहा कि ये पढ़ने में थोड़ा सा स्लो है, याद नहीं कर पा रहा, हिफ्स कर रहा था Memorize वो नहीं बच्चा, कर पा मेमोराइज रहा। नहीं कर पा Okay। रहा। और मेरे माइंड में रात क्वेश्चन यही था सिर्फ कि या तो मदरसे का माहौल ऐसा है जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मदरसों का हाल आपसे ढका छुपा नहीं है, हर बंदा जानता है कि वहाँ के क्या इन्वायरमेंट्स हैं। बहुत ही रेयरली ऐसे होता है कि कहीं मदरसों में मारपीट ना होती हो, कारी साहब मारते ना हो। मुझे सिर्फ यही था, या उसके साथ कोई किसी किस्म की कोई एक गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही, बच्चा इस वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। उसके पेरेंट्स को मैंने भेज दिया। अब बच्चे की एज आप देखें 9 से 10 साल, बच्चा इतना एग्जॉस्ट हुआ हुआ, इतना भरा हुआ कि मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बताओ क्या बात है। पहले तो वो घबरा गया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा मैं आपकी दोस्त हूँ, आपने जो भी बात करनी है मैं आपके मम्मा पापा को नहीं बताऊँगी, लेकिन आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं याद कर पा रहे हो। आपको 2 साल हो गए हैं हिफ्स करते हुए, और आपका ये टाइम, अगर आपका गोल है हिफ्स करना है या पढ़ना है, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप अपने पेरेंट्स को बताओ। इतनी सी मैंने बात की और वो बच्चा रोने लग गया। आप सोचें किस कदर वो बच्चा भरा हुआ था, गुबार उसके अंदर था कि वो बच्चा रोने लग गया। मैंने उसको कहा, मैंने टिश्यू उठाया। अच्छा, अब हमारे कंसल्टेंसी में ना होता ही है कि हम थोड़े से स्ट्रिक्टली रूड बिहेव कर लेते हैं कि अच्छा कोई रो रहा है तो उसको रोने दो, हम चुप नहीं कराएंगे, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देना हमने, हमदर्दी है लेकिन हम गैर जानबदारी से फैसला करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, हाँ, अच्छी चीज़ है। हम हमदर्दी रखते हैं कि पेशेंट, हमको ज़रूरत है कंसल्टेंसी की, काउंसलिंग की, हम कंसोल करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बात ये समझ हाँ, आइए कि अगर एक बंदा रो रहा है, उसको तब तक उस ट्रॉमा से जब तक बाहर नहीं आता वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आप उसको बोलेंगे नहीं चुप कर जाओ, वो फिर उसके अंदर दब जाएगा, घुटा ही रहेगा, वो फट के बाहर नहीं है। ऐसा ही है वो। दैट्स अ गुड थिंग इन दैट वे के क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ वो फिर उसके अंदर दब जाता है, मतलब वो उसको आप रोकेंगे, चुप हो जाओ, नहीं करो कि नहीं रो, तो वो तो उसके अंदर फिर रह जाएगा ना। मम्मा पापा को बुला रही हो, रो रहे हो, हाँ चुप हो जाओ, वो वहीं पे आ गया जीरो पे, वो उसका मेरे पास आने का क्या फ़ायदा। मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा टिश्यू उठाया, मैंने उसको दिया, उसकी आंखें साफ की, उसको हग किया, और फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा रो। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, परेशान हो के कि नहीं मुझे नहीं बात करनी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जो पब्लिक प्लेस थी, और पीछे हमारे कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स या फॉर द क्लाइंट्स के जी वो पब्लिक प्लेस हो, या इसके लिए बंद कमरा ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बंद कमरा हो। देखें जैसे मैं हूँ, कंसल्टेंसी कर रही हूँ प्राइवेटली, लाइक मैं कहीं पे सर्विसेज नहीं दे रही किसी 9 to 5 जॉब में या किसी जगह पे, तो मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रही हूँ। मेरा ऑफिस भी है, उसके अलावा मैं जो पब्लिक प्लेस पे अगर मुझे कंफर्टेबल लगता है कहीं पे, तो मैं पेशेंट को बुला लेती हूँ जहाँ पे थोड़ा सा वो हो कि यहाँ पे थोड़ी सी राजदारी है, हम बैठे हुए भी हैं, पब्लिक प्लेस भी है, लेकिन वो पब्लिक में शेयर भी नहीं हो रहा। Like you're sitting somewhere and you're enjoying the coffee और साथ में भी कर रहे हैं, क्लिनिक का सेशन भी स्टार्ट है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा ही है। एक तो वो मेंटल प्रेशर आपका खत्म हो गया, लाइक बीइंग अ पेशेंट, अगर मैं हूँ, मुझे बताएं जी क्लिनिक में आए तो वहाँ पता नहीं क्या होगा, लगाएंगे क्या होगा क्या नहीं, एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। ये चीज़ मैं कहती हूँ होनी चाहिए, और हम लोगों ने कोशिश की, हमने शुरू की। अब बहुत सारे लोग पब्लिक प्लेसेस पे कंसल्टेंसी कर रहे हैं, और करनी चाहिए। देखें वो पेशेंट आता है पहले ही एग्जॉस्ट हुआ हुआ, उसको आप एक क्लिनिक में आप बंद कमरे में उसको बिठा देंगे, वो पेशेंट क्या करेगा, वो वहीं पे दब जाएगा, घुट जाएगा, प्रेशर कुकर बन जाएगा। देखें प्रेशर कुकर भी है और एक बैलून भी है, हवा भरते जाए उसने फटना ही है,
फटेगा, वो किसी ना किसी दिन फटेगा, वो किसी तरह से भी फट सकता है। और हमारे सुसाइड रेट्स भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेशराइज बहुत हो रहे हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी। हमारे बुज़ुर्गों को कंसल्टेंसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब बच्चे ये की बात कंप्लीट नहीं बच्चे की बात कंप्लीट नहीं हुई। बच्चे की बात कंप्लीट ये हुआ ये कि मैंने उसको चुप करने के लिए नहीं बोला। मैंने उसको कहा कि आप रो। वो कहता है कि नहीं, मैं पीछे लोग बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप उठ के चले जाएं, मैं इस बच्चे से कुछ बात कर रही हूँ। तो एंड ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। वो चले गए हैं और वो बच्चा इस तरह से रोया है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा रो लो, हग किया मैंने उसको, लेकिन मैंने उसको कहा कि रो आप, और वो रोया। और फिर उसके बाद उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जो जो उसको इश्यूज़ थे। लाइक उसके इश्यूज़ इस तरह के थे कि कुछ पुरानी बातें थी जो काफ़ी साल पुरानी थी, 5-6 साल पुरानी थी, लेकिन उस बच्चे के जहन में बैठी हुई थी। और फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं आपके मम्मा पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मेरे से बात शेयर करो। फिर उसने मुझे बातें बताई। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपने ये करना है कि आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े, मैंने उसको कहा, मैंने कहा मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं या बाबा, क्लोज़ किसके हो। उसको मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए, उसने मुझे बताया। लेकिन उसने कहा मैं मम्मा को बताता हूँ, मम्मा छोटे भाइयों में उधर उनका ध्यान है, वो केयर इतनी उनको मैंने बताया था। अच्छा, उस बच्चे को एंजाइटी की वजह से यहाँ पे अपनी चेस्ट में पेन फील होता है। इतने छोटे बच्चे को पेन फील होता है, और वो पेन इस तरह से फील होता है कि उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा मुझे पेन होता है। मैंने कहा किस तरह से पेन होता है। उसने कहा जब मैंने उसको देखा, उसने नेल बाइट किया हुआ था। मैंने उसको कहा नेल बाइट करते हो? कहता है हाँ, जब मुझे किसी चीज़ पे मुझे टेंशन होती है। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे ना, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, उसके फैमिली की तरफ से उसको जो इसको शिकायतें थी, छोटे फैमिली में इशू हैं। फैमिली में आप हमारी 95% फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इश्यूज़ हैं और वो नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो सब अपना अपना एक किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद वो समझते हैं ये मेरी ड्यूटी है, ये मैंने उठ के काम करना है, ये मैंने ऑफिस जाना है। वो समझते हैं कि ये एक करैक्टर है मेरा, इसको मैंने प्ले करना है। कहीं पे मैंने घर में बात की तो मेरी बात या तो सुनी नहीं जाएगी, सुनी जाएगी तो उस पर रिएक्शन बहुत बुरा तरीके से। जिंदगी हो गई ना कि आपको एक सर्टेन टास्क दे दिया गया है कि गरारी में गरारी फिट है और आपने उसको चलते जाना है। नथिंग टू वरी अबाउट के साथ क्या हो रहा है। लाइक नोबडी कंसर्न्ड अबाउट कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा बाप, मेरी बहनें किस तरफ जा रही हैं। डैम केयर अबाउट इट। मैं अपने एक पुर्जे में फिट हुआ, मेरा वही काम है, वो गधे पे किताबें ला दी हुई और रात को आके छोड़नी है, सुबह दोबारा उठानी, दोबारा वजन उठाना है। ऐसा ही है, वजह है फिर वो जो चीज़ें। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, मोबाइल फ़ोन उनके यूजेज में ज़्यादा है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि थेरेपी क्या है, वो समझ रहे हैं कि काउंसलिंग क्या है, वो समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। मैं हर इंसान को यही कहूँगी कि मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। फिर खैर, मैंने आपको बच्चे की बात वहीं पे रह गई, मैंने उससे सुनी बातें, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मम्मा नहीं सुनती है ना, कोई बात नहीं है, आप अपने बाबा को या मम्मा को मुझे जाना है डॉक्टर आयशा के पास, मुझे जाना है, उनसे बात करनी है। और वो बच्चा इतना रिलैक्स काम होके गया, और होना चाहिए। और मैं यंग जनरेशन को तो मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें, लेकिन हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं समझते, वो नहीं समझते इस चीज़ को। वो अपने एक दायरे में फ़िट हैं, उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। उस दायरे से निकलना चाहिए उनको, कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी ये है कि हर बंदा अपने तौर पे अगर करेगा तो माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन, होप सो आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर आयशा के साथ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद सेशंस भी साथ रखें और मज़ीद इस पर बात भी करेंगे, लोगों के इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर राय दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा और इसको आगे लेके किस तरह से चलना चाहिए, या आपके सजेशंस के ऊपर और कौन कौन से मसाइल हैं, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, घर की कोई फ़ीमेल है या घर का कोई मेल है, या आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है कि उस शख्स को ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में हमारा ये मैसेज आप
ने अगर उन तक पहुंचा दिया, या हमारी वजह से ये वाले जो मैसेज हमने यहाँ तक बनाई सारी की सारी चीज़ें, ये अगर आप तक या आपकी फैमिली तक पहुँचती हैं और उसकी वजह से 10 लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं, तो मेरे ख़्याल में हमारा ये बनाया हुआ प्रोग्राम है, ये चीज़ों की जो मेहनत है इंशाल्लाह वो सफल हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। इंशाल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।